हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक हैं सभी? चलिए, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SK कैम क्लासेस पे। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इससे पहले वाली वीडियो हमने वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया। जेम्स मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर एक्सप्लेन किया 1870s में। ठीक है भी। अब ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, डिफ्रैक्शन, ये चीज़ें, इन प्रॉपर्टीज़ को हम वेव नेचर से वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मतलब जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट, हॉट बॉडीज़, उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम ब्लैक बॉडीज़ बोलते हैं। उनका एक्सप्लेनेशन ये जो वेव थ्योरी है वो ठीक से नहीं कर पाता है। सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल सरफेसेस पे कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पे जब रेडिएशंस आके टकराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। इसको डिटेल से हम अलग से डिस्कस करेंगे, पूरा एक वीडियो अलग से लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, और एक वीडियो पूरा हम लेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे। बट इन फिनोमिना को, इस प्रोसेस को वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, एक दो प्रॉपर्टी, जैसे हमारा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। थर्ड क्या है? वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू कैसे वेरी करती है विद चेंज इन टेम्परेचर, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और लास्ट वन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, स्पेशली हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। उसमें बहुत सारी लाइन्स अपीयर होती हैं। एक ही एटम है हाइड्रोजन का ना, और उस एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमारे पास एक एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस विल अपीयर। बहुत सारी लाइंस उसमें अपीयर हो जाती हैं, हो जाएंगी। तो कैसे होता है ऐसा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम में, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये इसकी मेजर लिमिटेशंस थी, कमियाँ थी। इन कमियों को दूर करने के लिए फिर हम बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर की ना। और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो था प्लांक्स का, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये मानता है कि रेडिएशंस किसी भी सोर्स से कंटिन्यूसली हम तक पहुंचते हैं। जैसे मान लो ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है, तो यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे वो रिसीव होनी है, तो कंटिन्यूसली वहाँ तक पहुँच रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशंस क्या है? कंटिन्यूस है। वो एक एनर्जी की फॉर्म है जो लगातार निकल रही है, कंटिन्यूस है। बट पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ऐसा नहीं माना गया। प्लांक्स ने ये कहा कि नहीं, जो रेडिएशंस हैं दे कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रिएट पैकेट्स, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर वो बने होते हैं। ठीक है भी। तो उसने ये कहा कि रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट या रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इज emitted or absorbed discontinuously कंटिन्यूसली नहीं, डिसकंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या बंडल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
सेकंड पॉइंट क्या था अब कि जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उसको उसने क्या नाम दिया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज आर कॉल्ड या नोन एज क्वांटा और फोटोन इन केस ऑफ लाइट के केस में उनको फोटोन कहेंगे या क्वांटा नॉर्मली हम कह देते हैं, क्वांटम बोल देते हैं, ठीक है। और थर्ड, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज डायरेक्टली proportional to the frequency of radiations, मतलब E is directly proportional to nu, ठीक है भाई। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। H क्या है, ये H है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के। और इसमें एक चीज़ और है, उसने ये भी कहा कि एनर्जी के जो पैकेट्स निकल रहे हैं पूरे पूरे निकलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा पैकेट, पूर्णा पैकेट, 1.25, 2.5, 1.5 इस तरह से नहीं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा, एनर्जी जो इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा होगा। मतलब E इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन वहाँ पे 1, एन यहाँ क्या रहेगा 1 2 3 या इस तरह से हो सकता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, ठीक है। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी सोर्स या एनी बॉडी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। और ये क्या मानता है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर प्लांक्स ने ये कहा कि भाई एनर्जी किसी भी सोर्स से निकल के हम तक आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट तक, या कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक पैकेट्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, ना कि कंटिन्यूसली वेव्स टाइप से होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, तो ये आप लोगों को याद करना है। और इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स भी आपको करने को मिल सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ, देखिए अभी यहीं पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं कि भाई कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी, हुज फ्रीक्वेंसी इज, तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है भाई, ये तुम्हें गिवन है। अब हमें इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना है भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी आपको डायरेक्ट गिवन है तो आप वैल्यू रख सकते हैं। E इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड भी होता है ना, हम इसको हर्ट्ज को पर सेकंड लिख सकते हैं, तो पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और आपका जूल में ये आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जूल पर मोल में आएगा ये, ठीक है भाई, जूल पर मोल, है ना। कर सकते हो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपके पास 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19
जूल, ये आ जाएगा। जूल में आपका एनर्जी की वैल्यू आ गई। आप इसको किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सिंगल फोटोन का है। 1 मोल फोटोन का यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या करोगे, ये जूल में है ना, 313 इंटू 10⁻⁻19, तो 1 मोल के लिए तो 6.023 या 22 इंटू 10⁻23, ठीक है भाई। ये तो हो गया फिर तुम्हारा पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपकी बचेगा इधर प्लस का 4 बच जाएगा। और इसको आप कर लेना, कैलकुलेशंस करोगे आप तो मेरे हिसाब से ये देखिए आपके पास आना चाहिए, जो आपके पास आएगा 19.951 जूल पर मोल इंटू सॉरी इंटू 10⁻⁻, इधर है तो इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल, ठीक है, ये आएगा। अभी आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो किलो जूल का मतलब 10⁻³ होता है, और एक डेसिमल को इधर कर दो तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। 9.51 इंटू किलो जूल पर मोल, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस, तो आप करिए, ठीक है। चलिए।